हेलो बच्चों, क्या आपने नीट 2023 क्रैक करने का कोई शेड्यूल बनाया? क्या आपके पास कोई प्लानिंग है कि किस तरीके से मुझे नीट 2023 का एग्जाम देना है, उसके लिए मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है? अब मेरे पास जो बचा हुआ टाइम है, उस बचे हुए टाइम में मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूं? क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा, या अभी भी आप बाकी बच्चों की तरह बस डेली स्कूल आते हैं या कोचिंग जाते हैं और वहां से बस नोट्स छापते हैं और वापस घर आ जाते हैं? यही शेड्यूल आपका चल रहा है। क्या आपने सोचा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं? ठीक है, आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सब तरीके से आप हर तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रिजल्ट हमें मिल पा रहा है? क्या आपने कोई प्लानिंग बनाई है कि अब जो बचा हुआ टाइम है उसको किस तरीके से मुझे बेटर करना है? उसके बारे में क्या आपने कुछ सोचा है? तो उसी के बारे में बच्चों आज मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि शेड्यूल बनाना क्यों जरूरी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सारी बातें जानते हैं? क्या आपने इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं? क्या आपको पता है इसमें क्या कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर है जिनको अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरे बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सके? तो ये सारी बातें हैं बच्चों जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शेड्यूल बनाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है तो आपका काम वैसे ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी काम पूरी प्लानिंग से करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों। और दूसरी बात, आपके पास अब यहां पर कितना टाइम बचा हुआ है? लगभग 7.5 महीने। अगर हम मानकर चलें कि मई 2023 में तुम्हारा पेपर है नीट का, तो लगभग 7.5 महीने आज से अपने पास बचते हैं। तो इस इतने से टाइम में जो हमारे पास बचा हुआ है, इस टाइम में बेटा हमें टोटल 96 चैप्टर्स कवर करने हैं, जो कि आपके 11th और 12th दोनों से हैं। ठीक है, नीट के अंदर क्लास 11th का पार्ट भी पूछा जाता है, क्लास 12th का पार्ट भी पूछा जाता है बच्चों। तो क्या तुमने ये सारे चैप्टर्स अच्छे से लगा लिए? लगभग 96 चैप्टर्स आपके बनते हैं। अब इसमें तुम्हें क्या पता है कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है? क्या आपने इनका चैप्टर वाइज वेटेज देखा कि नीट के अंदर किस साल में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्या आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत बैठ करके सोचा या नहीं सोचा? अगली बात, अगर हम बात करें, अगर आप अभी से प्लानिंग करना चाहते हैं कि यार मैंने पिछली बार तो इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में मैं बेहतर करना चाहता हूं, तो बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लगभग 2 हफ्ते में कम से कम 7 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट रखें। सारा का सारा बढ़िया से यहां पर पूरा हमने डेटा बनाया है, तभी हम आपके सामने बता रहे हैं। अगर आप 2 हफ्ता में 7 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जिसमें 2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर बायोलॉजी के, तो आप यकीन मानिए इस समय में इन पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और बढ़िया से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे, पूरी प्लानिंग बना करके करेंगे, आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। आप डिमोटिवेट नहीं रहेंगे, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे कि हाँ मैं एक सही प्लानिंग से आगे बढ़ रहा हूं, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा 100%। अब अगली बात, सिलेक्शन होने के लिए आप जैसे कि अगर हम बात करें, या तो बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास देखते हैं या रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। चाहे आप लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें, क्या आप उनको अच्छे समझ पा रहे हैं? क्या आप उनसे रिलेटेड प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं? बहुत से बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बहुत से ऑफलाइन है, ठीक है, और कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो दोनों के अंदर क्या आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं? क्या आप अच्छे से एनसीईआरटी को समय दे रहे हैं बेटा? ठीक है, क्या आप यहां पर अच्छे से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं या लाइव लेक्चर देख रहे हैं? क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो इसमें सीधा सीधा नुकसान आपका है। अगर आप लापरवाही दिखाते हैं तो भी आप डॉक्टर बनने का सपना जो आपने शुरुआत में देखा था कि यार मैं तो इस कोर्स को इसलिए खरीदना चाहता हूं क्योंकि डॉक्टर बनना मेरा जुनून है, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए या मुझे कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए, मुझे तो बस बढ़िया डॉक्टर बनना है। क्लियर है? क्या आपने ऐसा सपना देखा था शुरुआत में? बिल्कुल देखा होगा, तभी तो आप नीट का यहां पर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब वो सपना कहीं ना कहीं इधर उधर हमारी नजरों से दूर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
अगर ऐसा है बच्चों तो आपको बढ़िया से यहां पर प्रॉपर अच्छे से क्लासेस देखनी चाहिए, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो। दूसरी बात, प्रॉपर क्लास नोट्स बनाओ, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं बच्चों उन डाउट्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। अगली बात, चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का क्या क्या वेटेज रहने वाला है। ठीक है, पिछले सालों में जो चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, क्या सर मुझे वैद्युत रसायन पढ़ना चाहिए या छोड़ना चाहिए, सारी चीजें मैं किस चैप्टर को, जैसे कि हाइड्रोजन वाला चैप्टर है सर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर मैं इसको सबसे लास्ट में पढ़ूं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग सर ना पढ़ूं तो कितना नुकसान होगा, सारी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि यार ये चैप्टर तो मेरे को पढ़ के जाना है, ये डू और डाई चैप्टर है, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप अगर चीजों को सेलेक्टिव कर लेंगे तो आप आसानी से उनको समझ पाएंगे। हाँ जी, क्या आप डू और डाई चैप्टर्स की ये तो मुझे पढ़कर जाना ही जाना है, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड वीडियो बेटा मैं ऑलरेडी आपके लिए बता चुका हूं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए हर एक चैप्टर के। शॉर्ट नोट्स मतलब जो आपने कोई चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में से जो काम के कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूले हैं और उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस अलग वाले जिसमें आपको लगा कि यार ये तो स्पेशल है, इसमें कुछ नया पूछा है, कुछ हट करके पूछा है, या दो तीन क्वेश्चन से मिलाकर एक बढ़िया क्वेश्चन ये बना है, उनको अपने शॉर्ट नोट्स में रखिए। और शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से बनाएं, आपके पास एक A4 साइज का पेज होता है, उसके 3 पार्ट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसके 3 पोर्शन कीजिए, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए कुछ इस तरीके से बढ़िया से छोटा छोटा, ताकि आप लगभग सारी की सारी मोस्टली जानकारी एक ही पेज पर आप जुटा सकें। क्योंकि जब लास्ट में आप रिवीजन करेंगे उसके अंदर यह प्रिपरेशन आपके बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, एक ही पेज में मेरे को मोस्टली सारी जानकारी मिल जाएगी तो मेरे लिए सारी चीजें रिवाइज करना आसान रहेगा। लास्ट के टाइम पर मुझे मोटे मोटे रजिस्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इन 1-2 पेज को मैं पढ़ करके पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकता हूं। बस प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछले सालों के क्वेश्चंस लगाइए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें देखें पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उनका सीक्वेंस रहा है कि हाँ यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। उप सहसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लानिंग बनानी पड़ेगी बच्चों। अगर आप इस प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बेटा वो आप ही नहीं कर रहे हैं, भारत में रहने वाला हर एक बच्चा कर रहा है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, केरला का हो, कोई पंजाब का बच्चा भी उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई असम का बच्चा भी उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो आपका कंपटीशन इंडिया लेवल पर है, न कि आपके स्कूल के या आस पड़ोस के बच्चों से। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आप भी बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं इन सारी चीजों को फॉलो करके। दूसरी बात, अगली बात, बच्चे पूछते हैं सर मॉक टेस्ट, सर हम मॉक टेस्ट क्यों दें? ठीक है, हम तो बढ़िया से पढ़ लेते हैं, हम इतनी ज़्यादा अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं बचता है सर, स्कूल जाते हैं, क्लास आते हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन में जाते हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि हमने कितना सीखा है, कितना हम नहीं सीख पाए, उसका मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है। एवोल्यूशन बहुत जरूरी है बच्चों। मतलब आप मॉक टेस्ट दे करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका क्या स्कोर चल रहा है। ठीक है, पिछले सालों के क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट पेपर लगाइए, जितने ज्यादा हो सके टेस्ट पेपर लगाइए, और आप टेस्ट पेपर उस टाइम पर लगाएं जब आपका एग्जाम होता है, जिस टाइम पर आपका एग्जाम होता है। मोस्टली एग्जाम का टाइम होता है 9 से 12 का। ठीक है, 9 से 12, 9 बजे से 12 बजे, 3 बजे, मतलब 3 घंटे का ये पेपर है, 9 से 12 का। तो इस टाइम स्लॉट पर बैठिए अच्छे से और आप मॉक टेस्ट लगाइए। दूसरी बात, सर हम ज्यादा टाइम तक एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, तो अलार्म सेट करो। ठीक है, अलार्म सेट करो 20-20 मिनट का, कि 20 मिनट के अंदर मुझे ये काम करना है। अलार्म बजे थोड़ा बहुत वॉकिंग करके आइए, पानी वानी पीजिए, फिर आपस से बैठ जाइए। 1-2 बार आप इस चीज को करेंगे तो आप उस बात को अपनी हैबिट में ढाल लेंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, और आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, और सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस बेसिकली आपको पता होगा कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का सिलेबस आता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 50-50 पार्ट पूछ लिया जाए, 50% 11th का, 50% 12th का।
ठीक है, या कभी 11th ज्यादा आ जाती है, कभी 12th ज्यादा आ जाती है। कोई बच्चा ये बोले कि सर मैं केवल 12th पढ़कर जाऊं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां पर किसी एक ही पार्ट को पढ़कर जा रहे हैं, दूसरे को नहीं पढ़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिजिक्स का आधा पार्ट छोड़ देंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी आधा पार्ट छोड़ देंगे, बायोलॉजी का भी आधा पार्ट आप छोड़ देंगे। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरी ऐसी प्लानिंग करें कि सारी चीजें उसमें आ जाए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से इनको पढ़िए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी वाले बच्चों को अगर हम देखें तो उनके थोड़ा फिजिक्स थोड़ा वीक होता है कि वो कैलकुलेशन उतनी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने चाहिए इसमें, ताकि तुम उस प्रॉब्लम को दूर कर सको, उसको मिटा सको। प्लानिंग तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना कि अगर मुझे कोई चीज है जो मेरी कमी है, कमजोरी है, उस कमजोरी को मुझे दूर करना है। मैं सामने वाले से बोल देता हूं अरे फिजिक्स तो बहुत आसान है यार, मैं फटाफट से क्वेश्चन कर लेता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता। तो आप दूसरे से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आपको खुद को पता है कि यार मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो फिजिक्स को बढ़िया स्ट्रॉन्ग करें, केमिस्ट्री के बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और बायोलॉजी को और बेहतर से बेहतर कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट बच्चों होना चाहिए कम से कम 720 नंबर का जो आपका पेपर होता है, उसमें कम से कम आप 620 कम से कम नंबर लेकर आए, तभी आप एक बेहतर कॉलेज में जा पाएंगे। मिनिमम स्कोर है तो, ठीक है, ओके। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चों, तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए नियर अबाउट 670 प्लस स्कोर करने का, क्योंकि आप यहां पर एक बढ़िया लेवल के सारे कॉलेज आपके आसपास रहेंगे, जिनमें से आपको कुछ जो भी आपका बेस्ट कॉलेज है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आप एम्स दिल्ली जाना चाहते हैं या फिर और बढ़िया जो कॉलेजेस हैं उनमें आप अच्छे से सेलेक्ट हो सकते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना MBBS का पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास कि यार मुझे किस तरीके से यह काम कंप्लीट करना है। समझ में आया? अब अगली बात कि एक चैप्टर को सर हम कितना टाइम दें? सर बहुत सारे चैप्टर है, तो एक चैप्टर को कितना टाइम दें? यार आप जैसे कि देखो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, उनके आसपास ऑफलाइन में कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं है तो वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। कोई बच्चे क्लासरूम में जाते हैं, मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने। तो आप या तो लेक्चर वीडियो देखो या क्लासरूम में जाइए। एक चैप्टर आपका नियर अबाउट कितने लेक्चर का होता है? एक चैप्टर नियर अबाउट आपका 10 लेक्चर का मानकर चले। कोई चैप्टर छोटे होते हैं तो कोई चैप्टर बड़े होते हैं, तो नियर अबाउट आप 10 लेक्चर, 10 क्लासरूम लेक्चर्स या फिर 10 वीडियो एक ही लेक्चर के देख करके उसको फिनिश कर सकते हैं। उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाओ और NCERT को रेगुलर फॉलो करते रहो। क्यों? क्योंकि बच्चों जो नीट के अंदर जो पैटर्न होता है वो NCERT के बाहर का तो होता नहीं है। नीट के आसपास के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पूरा NCERT से आता है। अगर आप बढ़िया से इनको प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। अगर मैं बात करूं यहां पर बात करूं मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसमें आपको टाइम ज्यादा चाहिए। तो आप कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आप लगाइए, 100 से 150 क्वेश्चन लगाइए पर चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और अगर हम बात करें यहां पर बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के हिसाब से बात करें तो लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आपको पर चैप्टर लगाना चाहिए, जिससे आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इस प्लानिंग के तहत एग्जाम में जाएंगे तो आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है, बस हाँ कि हमने पूरा पढ़ लिया है, हमने अच्छे से क्वेश्चंस लगा लिए हैं, हमने पिछले सालों के प्रश्न भी लगा लिए हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ओके। और मैंने अप्रोक्सीमेट लगभग सारा चैप्टर पढ़ लिया है या पूरे चैप्टर्स अच्छे से मैंने कवर कर लिए हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो इन सारी बातों को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से क्लियर करना है। और जो मैंने आपको यहाँ पर शेड्यूल बताया है कि इस बचे हुए टाइम में मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मुझे क्या प्लानिंग बनानी चाहिए और मेरा क्या एम है, मेरा जो गोल है ना, उस गोल को मेरे को अचीव करना है, ठीक है। जब तक मेरा वो गोल अचीव नहीं हो जाएगा तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना है, मुझे बढ़िया से एकांतवास में चले जाओ बेटा। बस जो है जो पढ़ाई आपकी बुक्स
बुक्स से दोस्ती कर लो, ठीक है, पढ़ाई से दोस्ती कर लीजिए, बाकी सारी चीजें बाद में है, कहीं शादियां वादियां हैं सब अभी अवॉइड कर दो, ठीक है, बस मेरे को ये एक बार डॉक्टर बन जाने दो, फिर मैं बढ़िया से आपकी शादियों में आऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें बच्चों आपको उम्मीद है बढ़िया समझ में आई होगी। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, तो किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है वो बातें आपको समझ में आई होगी, ओके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।